Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to see health measures, that is Delhi, HAIL, PYL, QALY and morbidity. ओके सो सिंपल हम इसमें क्या सिंपल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है. सिंपल मोर्टेलिटी मीन्स कि सिंपल डेथ रेट को हम देखते हैं. ठीक है, तो जो मोर्टेलिटी में जो होता है कि हम सिंपल डेथ रेट को देखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही मोर्टेलिटी रेट बताती है कि लोग मर रहे हैं या नहीं. ठीक, मोर्टेलिटी रेट से हमें ये पता चल जाता है, या सिंपल डेथ रेट से हमने सिर्फ यही बताते हैं कि लोग मर रहे हैं या नहीं. लेकिन जो हेल्थ का रियल पिक्चर तब समझ आता है जब हम डिजीज, डिसेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो हमें हेल्थ का रियल पिक्चर समझ आता है. इसीलिए हमने क्या लिया है, हम क्या ले आते हैं, मेजर्स ले आते हैं. दिल्ली है, हेल, पीवाईएल, क्यूएलई एंड मॉर्बिडिटी, ऐसे मेजर्स ले आते हैं हमें ओवरऑल पिक्चर समझने के लिए हेल्थ की. ठीक है, तो अब देखते हैं पहला जो आता है हमारा मॉर्बिडिटी. ये क्या है? मॉर्बिडिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लोग कितने बीमार होते हैं, लोग कितने बीमार हैं. ठीक है, इसमें डेथ इंक्लूड नहीं होती है, बस इसमें क्या लिया जाता है, इलनेस लिया जाता है, डिजीज लिया जाता है, डिसेबिलिटीज लिया जाता है. ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई आदमी है, उसे डायबिटीज है या बीपी है से सफर कर रहा है, तो वो मोर्टेलिटी में नहीं आएगा, बट वो मॉर्बिडिटी में उसको कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, ओके. मॉर्बिडिटी को कैलकुलेट मतलब दो मेजर्स हैं इसमें, प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस. प्रिवलेंस मींस होता है कि टोटल एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं. इंसिडेंस में न्यू केसेस को लिया जाता है. मतलब प्रिवलेंस में फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर पूछ रहे हैं कि इंडिया में कितने लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, वो प्रिवलेंस में आते हैं. और इंसिडेंट में हर साल कितने ट्यूबरक्लोसिस केसेस आ रहे हैं, ये सब आता है इंसिडेंट रेट में. ठीक है, ओके. तो मॉर्बिडिटी क्या है कि डिजीज बर्डन विदाउट डेथ. ठीक, अगर हाई प्रिवलेंस रेट शो हो रहा है मतलब क्रोनिक डिजीज है. ओके, तब देखते हैं प्रिवलेंस इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ डिजीज इन. हमने देख लिया कि प्रिवलेंस का कि एग्जिस्टिंग केसेस को प्रिवलेंस लेता है. प्रिवलेंस रेट कितना है, तो 1000 है पर 1 लाख पॉपुलेशन पे. ठीक है, 1000 है प्रिवलेंस केसेस. प्रिवलेंस मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग केसेस. ठीक है, ओके. और मॉर्बिडिटी क्या लेता है, इलनेस लेता है, डिजीज एंड डिसेबिलिटीज लेता है. ठीक है, ओके. अब इसके बाद हम देखते हैं इंसिडेंस रेट कितना है. इंसिडेंट मतलब न्यू केसेस लेना, 1000 पॉपुलेशन पर ईयर. पर 1000 पॉपुलेशन पे न्यू केसेस ये लेता है. ठीक है, इंसिडेंस रेट. अब हम देखते हैं करंट डाटा. अगर हम देखने चले तो करंट डाटा में कह रहा है कि क्रोनिक डिजीजेस क्या क्या है, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड मेंटल इलनेस जो है, इनकी प्रिवलेंस रेट जो है बहुत हाई है. इंसिडेंस हाई रिलेटिव टू इंसिडेंस. मतलब कि इन जो एग्जिस्टिंग केसेस है, प्रिवलेंस रेट जो है किसकी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड मेंटल इलनेस की ज्यादा है. ठीक है, रिलेटिवली इंसिडेंस के. क्यों? इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस से ज्यादा है पुरानी केसेस जो इन डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड मेंटल इलनेस. क्यों? क्योंकि पीपल जो है लीव विद द डिजीज फॉर मेनी ईयर्स. क्योंकि जो लोग हैं वो डिजीज के साथ काफी सालों से रह रहे हैं. ठीक है, इस वजह से जो है प्रिवलेंस जो है वो ज्यादा है इन क्रोनिक डिजीजेस की, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड मेंटल इलनेस. ठीक है, ओके. अगर हम बात करें तो नेशनल इंडिया में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे निकाली जाती है 5, उसमें क्या बताया जाता है कि हाई मॉर्बिडिटी बर्डन है किस किस डिजीज से. एक तो एनीमिया से. ठीक है, एनीमिया किसमें, 57% वुमेन्स में पाया गया. हाइपरटेंशन से है जो कि 24% मैन में है हाइपरटेंशन. डायबिटीज जो है 16% मैन में है, और वुमेन जो 15 to 49 एज ग्रुप में है उनके में डायबिटीज पाया गया है. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो है प्रिवलेंस है 196 पर 1 लाख पॉपुलेशन पे. ठीक है, WHO का डाटा कहता है. ठीक, तो हमने देख लिया कि ये सारे जो क्रोनिक डिजीजेज है उनमें किस किस चीज का डाटा ज्यादा है. एनीमिया जो है वुमेन्स में ज्यादा है, और हाइपरटेंशन मैन का परसेंटेज ज्यादा है. डायबिटीज जो है 16% मैन में है, और वुमेन में भी पाया जा रहा है जो कि 15 से 49 साल की एज में जो भी औरतें हैं. ठीक है, ओके. अब देखते हैं दिल्ली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर. ठीक है, ये क्या मेजर करता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर. तो इसके नाम से ही पता चल गया कि 1 दिल्ली इक्वल टू 1 ईयर ऑफ हेल्थ लाइफ कॉस्ट. मतलब कि दिल्ली मेजर करता है टोटल बर्डन ऑफ डिजीज, कितना है डिजीज का टोटल बर्डन. और इसमें क्या कंबाइन करता है, कंबाइनिंग ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू प्री मेच्योर डेथ एंड ईयर लिव्स विथ डिसेबिलिटी. देखो जो दिल्ली मेजर है DALY, जो DALY मेजर है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ये क्या क्या कंबाइन करता है कि कंबाइन करता है लाइफ लॉस्ट ड्यू टू प्री मेच्योर डेथ. प्री मेच्योर डेथ से
लाइफ जो लॉस्ट हुई है वो इंक्लूड कर रहा है, एंड क्या इंक्लूड कर रहा है, ईयर्स लिव्ड विथ डिसेबिलिटी, और आप कितने साल जो है डिसेबिलिटी के साथ रहते हो उनको इंक्लूड करता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, जो कि हम जिसका नाम हम बोलते हैं डेली, ठीक है, DALY, ठीक। ओके, 1 डेली इक्वल टू 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट, मतलब कि कह रहा है कि 1 DALY जो मेजर है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 ईयर ऑफ हेल्थ लॉस्ट, हेल्दी लाइफ लॉस्ट का, ठीक है। ये इसका मेजर करने का जो है मेजरमेंट है कि 1 DALY इक्वल टू 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस, ठीक है। फॉर्मूला हम क्या दे सकते हैं फिर, DALY को कैसे मेजर कर सकते हैं कि YLL प्लस YLD, वेयर YLL क्या है, ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, मतलब ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट का मतलब क्या कि डेथ ड्यू टू डिजीज। एग्जाम्पल मान लो कि अगर कोई 30 ईयर्स का आदमी है, ठीक है, या अगर कोई 30 साल में मर गया और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी 70 थी, ठीक है, तो उसका 40 ईयर जो है वो तो बच गया ना, वो पहले ही मर गया, 30 साल पे ही मर गया, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 70 थी, ठीक है। तो ये YL क्या हो जाएगा, 40 जो बच गया, ठीक है। ईयर जो ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, जितना ईयर लाइफ लॉस्ट लाइफ का जो था वो वेस्ट हो गया, वो हम देखते हैं YL में, ठीक है। YLD जो ईयर लिव्स विथ डिसेबिलिटी, मतलब डिजीज के साथ जीना जिसे कहते हैं, इसका YLD को भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि केसेस कितने हैं, फिर ड्यूरेशन कितनी है, आप कितने केसेस में कितने ड्यूरेशन तक लोग रह रहे हैं, एंड डिसेबिलिटी का वेट क्या है, ठीक है। इससे हम YLD निकालते हैं, ईयर लिव्ड विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पर मेन ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो है क्या लेता है, YIL एंड YLD। YLL मतलब सॉरी क्या है, ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट प्लस ईयर लिव्ड विथ डिसेबिलिटी, ठीक। ओके, तो एक एग्जांपल से लेते हैं कि कैंसर जो है वो कितना, वो कैंसर से डेथ हो जा रही है, तो उसमें जो है रिमेनिंग टाइम बच रहा है लाइफ लॉस्ट का, तो उस वो किस में आ जाएगा, YLL में, ठीक है। एंड पैरालिसिस या डिसेबिलिटी, पैरालिसिस जैसी डिसेबिलिटी हो जा रही है, वो किस में आ जाएगा, YLD में, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसका क्रक्स बेसिकली यही समझना है कि DALY क्या मेजर करता है, टोटल डिजीज बर्डन। टोटल डिजीज बर्डन मतलब कि डेथ प्लस डिसेबिलिटी दोनों ही मेजर करता है, और हायर अगर DALY होगा तो वर्स हेल्थ है, ठीक। ओके, अब देखते हैं इसमें कोई डाटा अगर है रिसेंट, तो सम ऑफ डेली अक्रॉस पॉपुलेशन मेजर टोटल डिजीज बर्डन हो गया, हम समझ चुके हैं। इंडिया टोटल DALY रेट कह रहा है फ्रॉम द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2009 स्टडीज अप्रोक्सीमेटली 24,000 DALY पर 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब कि इंडिया का जो है ग्लोबल के हिसाब से हमारा क्या है, 24,000 DALY है पर 1000 पॉपुलेशन पे। DALY क्या मतलब, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर हमारा 24,000 है पर 1 लाख पॉपुलेशन पे, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंटली हायर है देन OECD एवरेज ऑफ अराउंड 15,000, मतलब OECD से बहुत ज्यादा है, क्योंकि OECD ने क्या पैरामीटर रखा है, 15,000 का, ठीक है, कि 15,000 होना चाहिए पर 1 लाख पे, पर हमारा कितना है इंडेक्स DALY का, 24,000, ठीक है। ओके, लीडिंग कॉज क्या किस वजह से है DALY में, तो इन इंडिया किस पे, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से, लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से, डायरियोल डिजीज के लिए, नियोनेटल डिसऑर्डर के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से जो है ये जो है हमारा इतना हाई आता है, ठीक। ओके, अब बात करते हैं HALE, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसे हम हेल्थ मतलब प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये क्या लेता है कि कितने साल आप हेल्दी लाइफ जीते हो, ठीक है। HALE is a life expectancy adjusted for time spent in poor health, कितने साल आप हेल्दी लाइफ जीते हो इस चीज को देखता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो टोटल ईयर लेता है, लेकिन HALE क्या लेता है, हेल्दी ईयर्स लेता है, ठीक है। इट टेल्स हाउ मेनी ईयर ऑफ फुल हेल्थ ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट, नॉट जस्ट हाउ लॉन्ग दे विल लिव, कितना जीते हो लंबा ये नहीं देखता है, बल्कि कितना जो है हेल्दी आप जी पाते हो ये देखता है, ठीक। तो अगर बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 70 ईयर्स है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 70 ईयर्स है, एंड पुअर हेल्थ जो है उसमें से हमारा 10 ईयर्स पुअर हेल्थ में हमने बिता दिया, ठीक है।
तो हमारी कितनी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आ गई, तो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी आ गई 60 ईयर्स, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों मेजर करता है, बेटर देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, ठीक है। ओके, अगर हम करंट डाटा की बात करें तो क्या दे रहा है, इंडिया HALE हेल्दी लाइफ एट बर्थ वाज अप्रोक्सीमेटली 60.3 है 2019 की डाटा के हिसाब से। हम जो है जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 16.95 69.5 ईयर है, पर हेल्दी लाइफ 60.3, ठीक है। मतलब 9 साल हम डिजीज में बिता ही देते हैं, कैसे नहीं, मीनिंग अबाउट 9 ईयर ऑफ आवर लाइफ लिव्ड इन इल हेल्थ, ठीक। हम 9 साल कहीं ना कहीं इल हेल्थ में बिता ही देते हैं। और हम कंपैरिजन करें जापान से तो उनकी हेल्दी लाइफ 74 ईयर्स होती है, अगेंस्ट उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84 ईयर है, और 74 ईयर मतलब वो लोग 10 साल का अप्रॉक्स अनहेल्दी बिता रहा है, ठीक है। पर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी तो देखो कितनी हाई है, मतलब वो बुढ़ापे में जाके मतलब थोड़ा बीमार अनहेल्दी जी रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने बेसिकली क्या देख लिया, DALY डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर में हम क्या देखते हैं कि हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं कि एक मतलब एक डेली इंडेक्स के इक्वल क्या होगा, एक ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट। हम कितना 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट कर रहे हैं, ये इसमें ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट प्लस ईयर ऑफ लिव्ड विथ डिसेबिलिटी कैलकुलेट करता है। और जो HALE है ये क्या कैलकुलेट करता है कि हम हेल्दी लाइफ कितना जी रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं PYLL पोटेंशियल ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। इसका कोर आइडिया ये था कि प्री मेच्योर डेथ को ये मेजर करता है, ठीक है। प्री मेच्योर डेथ कितने हो रहे हैं उसको मेजर करता है। इसका फॉर्मूला दिया गया था कि रेफरेंस एज ले लो, जो भी रेफरेंस एज आपका है वो ले लो, और माइनस एज एट डेथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिया गया था, रेफरेंस एज में से आप एज एट डेथ निकाल दो, ठीक है। जनरली यूजुअली हम जो लेते हैं वो 70 ले रहे हैं रेफरेंस एज, ठीक है। तो रेफरेंस एज में से एज आप डेथ की निकाल दो तो आ जाता है PYL पोटेंशियल ईयर ऑफ लाइफ लॉस, ठीक है। अगर मान लो कि तुम्हारी अगर हमने रेफरेंस एज 70 लिया और हमारा डेथ हो गया 20 पे, ठीक है, तो मतलब इन द सेंस PYL हमारा पोटेंशियल ईयर ऑफ लॉस्ट कितना हो गया 50, ठीक है। और वही अगर हमारी डेथ 65 पे हो गई तो हमारी पोटेंशियल ईयर लाइफ लॉस्ट कितना होगा 5, ठीक है। तो यंग डेथ जो होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब PYL है, ठीक है। ये हाईलाइट करता है कि कौन सी डिजीज जो है यंग पॉपुलेशन को मार रही है, ठीक है। हाईलाइट डिजीज किलिंग यंग पॉपुलेशन। ओके, अगर हम देखें डाटा को देखें तो करेंट डाटा में हम देखें तो PYL कि इंडिया में क्या है, लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू PYL कौन कौन सा है, यंग पॉपुलेशन को कौन सी डिजीज जो है ज्यादा मार रही है, वो है नियोनेटल डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रोड ट्रैफिक इंजरीज जितनी भी हैं, और डायरियल डिजीज जितने भी हैं, ये सारे जो है यंग पॉपुलेशन की डेथ का कारण बन रही है, ठीक है। और रोड ट्रैफिक इंजरीज जो है पर्टिकुलरली हाई हैं पोटेंशियल ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट के लिए, ठीक है। PYL इंडेक्स में रोड ट्रैफिक इंजरी जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। दे डिस्प्रोपोर्शनलिटी किल यंग मैन, जो रोड ट्रैफिक इंजरीज है ये ज्यादा ही मतलब यंग पॉपुलेशन को मार रही है, ठीक है। जो PYL है ये OECD द्वारा यूज किया जाता है, WHO एंड गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी कंडीशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं QALY क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर की, ठीक है। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि हेल्थ केयर ट्रीटमेंट का बेनिफिट, ये जो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है ये देखता है हेल्थ केयर ट्रीटमेंट का बेनिफिट मेजर करता है, ठीक है। मान लो 1 ईयर परफेक्ट हेल्थ मतलब कि 1 QALY, ठीक है। 1 ईयर परफेक्ट हेल्थ इक्वल टू परफेक्ट हेल्थ इक्वल टू 1 QALY। ओके, तो इसमें हम क्या देखते हैं, हेल्थ केयर ट्रीटमेंट का बेनिफिट मेजर करता है, ठीक है। तो अभी इसमें एग्जांपल अगर मान लो ले लो कि 10 इयर्स, फॉर एग्जांपल अगर ले लो कि 10 इयर्स, ठीक है, एट 0.5 हेल्थ, तो इसका जो आ जाएगा मेजर करने पे 5 QALY
QALY, ठीक है। तो बेसिकली क्वालिटी QALY कंबाइन करता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इकोनॉमिक इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशन। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ को इंक्लूड करता है फॉर इकोनॉमिक इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशन, ठीक है। हमने देख लिया कि 1 QAL मीन्स 1 ईयर ऑफ परफेक्ट हेल्थ। ये क्यों यूज होता है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बताते हैं like HALE and DALY, it combines length and quality of life, but its primary use us in comparing the cost effectiveness of different treatment and policies। ये बेसिकली इसका प्राइमरी यूज इसलिए आता है कि हम डिफरेंट ट्रीटमेंट और पॉलिसीज का कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख लेते हैं। हायर QALY का मतलब क्या है, बेटर ट्रीटमेंट आउटकम, और ये किस लिए यूज होता है, पॉलिसी डिसीजंस में यूज होता है, ठीक है। QAL क्या है, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ठीक है। और ये हेल्दी लाइफ ईयर और जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो था उससे जो है उसी की तरह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैलकुलेट करता है, बट ये जो इसका प्राइमरी एम है कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करना डिफरेंट ट्रीटमेंट एंड पॉलिसीज का, ठीक है। ओके, अब अगर हम देखें करंट डाटा के में तो क्या दे रहा है कि ए ट्रीटमेंट दैट एक्सटेंड लाइफ बाय 10 ईयर एट ए क्वालिटी वेट 0.6 क्यू कॉस्ट पर QAL। अच्छा, कोई करंट डाटा नहीं है, बेसिक बस वही बता रखा है कि कैसे QALI को हम लेते हैं, ठीक है। हमने देख ही लिया एग्जांपल कि अगर 10 ईयर्स है और एट 0. मतलब 10 ईयर है एट 0.5 हेल्थ, तो हम 5 QALI निकाल लेंगे, ठीक है। 5 ईयर फुल हेल्थ है तो 5 QALI है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें तो अब पूरे मेजर्स हमने अभी तक जितने देखे हैं उसमें क्या, तो मॉर्बिडिटी किसके लिए कैलकुलेट होती है, फोकस एरिया उसका क्या है, डिजीज, ठीक है। मॉर्बिडिटी का क्या फोकस एरिया है, डिजीज है, और डिजीज कैलकुलेट करती है। DALY क्या कैलकुलेट करता है, लॉस। लॉस किस चीज का कैलकुलेट करता है, डेथ प्लस डिसेबिलिटी, ठीक है। डेथ प्लस डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और मॉर्बिडिटी किससे रिलेटेड है, इलनेस से। और HALE किससे रिलेटेड है, HLE जो है हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, हेल्दी लाइफ से रिलेटेड है, ठीक। और PYLL, ठीक है, इसे हम किसे नापते हैं, डेथ। किस चीज का डेथ, प्रीमेच्योर लॉस। प्रीमेच्योर लॉस को हम देखते हैं, ठीक है। QALI में हम क्या देखते हैं, गेन। किस चीज का गेन देखते हैं, ट्रीटमेंट बेनिफिट का गेन देखते हैं, ठीक है, गेन ट्रीटमेंट बेनिफिट का, ठीक है। तो अब सारा मेजर्स क्लियर हो गए कि मॉर्बिडिटी डिजीज और इलनेस के लिए यूज करते हैं मेजर। DALY दिल्ली जो है हम लोग डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर, जो हम इसको लॉस देखते हैं कि डेथ और डिसेबिलिटी से कितना हो रहा है लाइफ लॉस्ट। और HAL में हेल्दी लाइफ देखते हैं, PYL में डेथ जो हो रही है प्री मेच्योर लॉस को देखते हैं, ठीक है। एंड QALI जो ट्रीटमेंट की बेनिफिट के लिए देखते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं माइग्रेशन टाइप्स मेजर्स एंड थ्योरीज पे, ठीक है। तो माइग्रेशन टाइप्स एंड थ्योरीज में हमको मेन थीम ये देखना है कि जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती है 3 कंपोनेंट, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा, जो होता है फर्स्ट होता है बर्थ, ठीक है, बर्थ। दूसरा होता है पॉपुलेशन चेंज का डेथ, एंड तीसरा होता है माइग्रेशन, ठीक है। तीसरा होता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हमारा क्या है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है, अलोंग साइड फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। फर्टिलिटी मीन्स डेथ, ठीक है, एंड मोर्टेलिटी मीन्स सॉरी, फर्टिलिटी मीन्स बर्थ एंड मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, ठीक है। तो तीसरा जो मेजर है माइग्रेशन, हम इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन जो है थर्ड कंपोनेंट है अपना पॉपुलेशन चेंज का, और माइग्रेशन जो है सबसे डायनेमिक फैक्टर होता है। लोग जगह चेंज करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, इसी चीज को हमें देखना है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है कि हु मूव्स, कौन 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 मूव करते हैं, क्यों करते हैं, एंड व्हाट कॉन्सिक्वेंस जो होती है इनकी जो मूवमेंट की, उसका क्या होता है। इट्स सेंट्रल टू डेवलपमेंट, उसी के उनके मूवमेंट का जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है यही सेंट्रल है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो चलो माइग्रेशन के बारे में देखते हैं। माइग्रेशन का जो है सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। माइग्रेशन का मीन्स है कि परमानेंट या सेमी परमानेंट चेंज होना रेसिडेंस में, ठीक है। सिर्फ ट्रेवल नहीं, रेसिडेंट चेंज होना, ओके। और टाइप कौन से माइग्रेशन के, तो डायरेक्शन बेस्ड है। दूसरा इंटरनेशनल माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है।
तो माइग्रेशन का मतलब है डेमोग्राफी रिफर टू द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस अ डिफाइंड बाउंड्री विद चेंज इन यूजुअल रेसिडेंस। हमने देख लिया इसका मीनिंग कि क्या है माइग्रेशन, परमानेंट या सेमी परमानेंट चेंज होना रेसिडेंट का, ठीक है, सिर्फ ट्रेवल नहीं बल्कि रेसिडेंस चेंज होना चाहिए इसमें। इसमें बात करते हैं हम डायरेक्शन बेस्ड पे, अगर बात करें तो डायरेक्शन, इस देखो माइग्रेशन के टाइप अगर हम देखें तो, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, ओके, इसमें मेंशन शायद नहीं किया मैंने, हाँ नहीं किया तो है। बाई डायरेक्शन, देखो हम ना माइग्रेशन के टाइप्स को देखेंगे तो एक डायरेक्शन बेस्ड पे देखेंगे पहला, ठीक। दूसरा हम देखेंगे ड्यूरेशन बेस्ड पे, ठीक है, ड्यूरेशन बेस्ड भी मैंने इंक्लूड किया होगा, जस्ट मिनट, हाँ, बाय ड्यूरेशन ये जो है दूसरा मेजर है, ठीक है। फिर जो ड्यूरेशन बेस्ड के बाद हम देखेंगे कॉज बेस्ड पे, ठीक है, बाय कॉज बेस्ड टाइप्स जो है माइग्रेशन के, बाय ड्यूरेशन, बाय कॉज, बाय डायरेक्शन, बाय स्ट्रीम बेस्ड पे फिर देखेंगे चौथा, ठीक है। तो अब देखो क्या कहने का मतलब है कि जो माइग्रेशन होता है डायरेक्शन बेस पे, वो या तो इंटरनल माइग्रेशन होगा कंट्री के अंदर, विलेज से सिटी के अंदर जा रहे हो, या तो इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा कंट्री के बाहर, इंडिया से यूएस जाना, ठीक है। ड्यूरेशन बेस पे मतलब हम क्या नापते हैं माइग्रेशन ड्यूरेशन बेस पे, क्योंकि परमानेंट हम जा रहे हैं, टेम्पररी जा रहे हैं, सीजनल जा रहे हैं, या सर्कुलर माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि मान लो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो सीजनल माइग्रेशन करते हैं, तो ये हम ड्यूरेशन बेस पे माइग्रेशन देखते हैं, ठीक। अब बाई कॉज की बात करें तो कॉज बेस में जैसे कि इकोनॉमिक जॉब के लिए जा रहे हैं, फोर्स्ड वॉर या डिजास्टर के लिए हम वॉर और डिजास्टर की वजह से माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक माइग्रेशन हो सकता है, सर्च फॉर वर्क, फोर्स माइग्रेशन मतलब कॉन्फ्लिक्ट या डिजास्टर की वजह से, ठीक है, फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए, ठीक है, या फिर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है, या एम्यूनिटी मतलब अच्छी एम्यूनिटीज के लिए हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ये चीजें होती है, या मैरिज शादी होने की वजह से हम जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या आएंगी ड्यूरेशन बेस पे, ठीक है। इंडिया में जो है बेसिकली ये क्यों होता है, वुमेन जो है मैरिज करती हैं तो माइग्रेट करती हैं, और मैन जो है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए करते हैं, ठीक है। बाई स्ट्रीम बेस पे देखें तो रूरल टू रूरल हो सकता है माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन हो सकता है, अर्बन टू रूरल हो सकता है, अर्बन टू अर्बन हो सकता है माइग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें क्यों करते हैं, मतलब ये जो टाइप्स है इसका मतलब पूरा ओवरऑल क्रक्स अगर देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो रूरल और अर्बन माइग्रेशन जो होता है ना वो ज्यादा डोमिनेट होता है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्या कहते हैं गुड लाइफस्टाइल, या कह सकते हो गुड एम्यूनिटीज के लिए, ओके, ठीक है। मेजर्स ऑफ माइग्रेशन में अब हम आते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, माइग्रेशन क्या होता है, फिर हमने टाइप्स पढ़ा माइग्रेशन का, टाइप्स में हमने क्या देखा, बाय डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन की वजह से, बाय ड्यूरेशन की वजह से, ठीक है, बाय कॉज की वजह से, फिर हमने देखा बाय स्ट्रीम की वजह से, चार प्रकार से हमने अपना माइग्रेशन के टाइप देखे। डायरेक्शन में इंटरनल और इंटरनेशनल, ड्यूरेशन में कि टाइम किस किस वजह से मतलब टेम्पररी जा रहे हैं, सीजनल जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कॉज में किस वजह से देखते हैं, ठीक है, कि फोर्स्ड है, वॉर है, ये सारे कारण, और स्ट्रीम में क्या देखा, रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, इस तरह का माइग्रेशन बाय स्ट्रीम वाला, ठीक है। और रूरल टू अर्बन वाला जो है इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे माइग्रेशन मेजर्स के बारे में। तो इन माइग्रेशन मेजर्स में आता है पहला इन माइग्रेशन रेट, ठीक है, इन माइग्रेशन रेट पहला हम देखते हैं, ठीक है। इन माइग्रेशन रेट में क्या देखते हैं कि पीपल कमिंग इनटू एरिया, जो लोग आ रहे हैं, पीपल कमिंग इनटू एरिया, ठीक। और एक आउट माइग्रेशन होता है, आउट माइग्रेशन जिसे कहते हैं पीपल लिविंग एरिया, ये सॉरी, आउट माइग्रेशन रेट मीन्स पीपल लिविंग एरिया, ठीक है। और नेट माइग्रेशन मीन्स इन और आउट कितना हो रहा है, ठीक है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें इन माइग्रेशन रेट कि इन माइग्रेशन कितना हो रहा है, पीपल कमिंग इनटू एरिया पर 1000 जो है हम वो देखते हैं, पर 1000 पे इन माइग्रेशन देखते हैं, आउट माइग्रेशन भी पर 1000 पे देखते हैं कि कितने लोग उस एरिया को छोड़ के जा रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन पे। नेट माइग्रेशन में इन और आउट दोनों ही देखते हैं, ठीक है, और इसको भी किस पे देखते हैं, पर 1000 पॉपुलेशन पे, ठीक है। एक होता है ग्रॉस माइग्रेशन रेट, इसमें जो होता है टोटल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टोटल मूव्स कितने हो रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन पे। इंडिया की सेंसस डाटा 2011 के हिसाब से 455 मिलियन माइग्रेंट जो है, मतलब 37% ऑफ पॉपुलेशन
क्या कर रही हैं, दोज लिविंग आउटसाइड देयर प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब हमारी 37% पॉपुलेशन जो है वो जो कहाँ रह रही है, आउटसाइड जो है प्लेस ऑफ बर्थ के, ठीक है। और ये डोमिनेट रीजन है माइग्रेशन का इंडिया में जो सबसे ज्यादा, वो है मैरिज और वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली मूवमेंट, ठीक है। तो और हमें नेट माइग्रेशन क्या बताता है, ओवरऑल इम्पैक्ट बताता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, निगेटिव है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। नेट माइग्रेशन में इन और आउट दोनों देखते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। आता है रेविंस्टन लॉज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। रेविंस्टन लॉज ऑफ माइग्रेशन किसने दिया है, अर्नेस्ट रेविंस्टन ने, ठीक है। इनका मेन लॉ क्या, अर्नेस्ट रेविंस्टन ने 1885 में दिया था। इनका बेसिकली ये था कहना कि आइडेंटिफाई इंपिरिकल रेगुलेटरीज इन माइग्रेशन, ठीक है। मतलब ये इनका मेन लॉ ये था कि ये जो पहला शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन देखते थे कि मोस्ट माइग्रेट जो है माइग्रेंट्स जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस मूव करते हैं, ठीक है। ये रेविंस्टन लॉज की थ्योरी थी कि इसमें वो पहला नापते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन कितनी हो रही है, ठीक है। दूसरा वो स्टेप माइग्रेशन नापते थे, ठीक है। शॉर्ट माइग्रेशन कहीं तो मैंने इंक्लूड किया होगा इसमें, ठीक है। अगर मैं बता देती हूँ, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन, इसमें जो रेविंस्टन लॉ ऑफ माइग्रेशन कहता है कि पहले वो शॉर्ट माइग्रेशन डिस्टेंस माइग्रेशन देखते हैं, जिसमें मोस्ट माइग्रेशन जो है वो कहते हैं कि जो है शॉर्ट डिस्टेंस पे ही मूव करते हैं, जो मोस्ट माइग्रेंट है शॉर्ट डिस्टेंस ही मूव करते हैं। और स्टेप माइग्रेशन जो है दूसरा, ये कहता है स्टेप माइग्रेशन होता है। स्टेप माइग्रेशन मीन्स विलेज से जो है टाउन जाते हैं, टाउन से जो है सिटी जाते हैं, ठीक है। इस तरह का माइग्रेशन होता है, ठीक है। फिर आता है तीसरा डेस्टिनेशन माइग्रेशन, मतलब तीसरा जो है डेस्टिनेशन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं हम बिग सिटीज में, ठीक है। इसे कहते हैं डेस्टिनेशन माइग्रेशन, ठीक। ये रेविंस्टन के लॉ में ये 6 माइग्रेशन दिए गए हैं। एक तो हो गया कि शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन, दूसरा स्टेप माइग्रेशन, तीसरा डेस्टिनेशन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, एंड चौथा है काउंटर स्ट्रीम माइग्रेशन, ठीक है। काउंटर स्ट्रीम में माइग्रेशन में क्या होता है, हर माइग्रेशन के अपोजिट फ्लो होता है, ठीक है। हर माइग्रेशन के ये अपोजिट फ्लो होता है। और पांचवा जो है जेंडर पैटर्न, जेंडर पैटर्न मतलब वुमेन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस में बस मूव करती है, मैन जो है लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं। और छठवा जो है इकोनॉमिक फैक्टर, माइग्रेशन मेनली इकोनॉमिक रीजन से होता है, ठीक है। तो इनका बेसिकली क्रक्स था रोबिन्सन लॉ का कि डिस्टेंस डिके प्लस स्टेप माइग्रेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली इनका मेन लॉ यही बताता है रेविंस्टन का कि कैसे कैसे माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस पे हो रहा है ठीक है। दूसरा अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे हो रहा है तो कौन से लोग हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस पे माइग्रेट कर रहे हैं, किस फैक्टर की वजह से कर रहा है, ये सारी चीजें जो है रेविंस्टन लॉ। तो रेविंस्टन लॉ कैप्चर करता है पैटर्न स्टिल विजिबल इन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। जो रेविंस्टन लॉ ने पैटर्न ऑब्जर्व किया है माइग्रेशन का, वो अभी भी इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज में है, जो वो देखी जा सकती है, ठीक है। स्टेप माइग्रेशन जो विलेज से सिटी के बीच में है। डोमिनेंस ऑफ इकोनॉमिक माइग्रेशन जो हमने देखा, इकोनॉमिक फैक्टर छठवा जो इन्होंने दिया है सिक्स्थ, वो जो ये भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये देखो पहला मैंने क्या लिया था, शॉर्ट डिस्टेंस बताया था, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। देन हमने दूसरा क्या लिया है, स्टेप माइग्रेशन। स्टेप माइग्रेशन भी यही कहीं मेंशन होगा, ये रहा, ठीक है। स्टेप माइग्रेशन जो है दूसरा प्रोसीजर है। तीसरा है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन शायद इसमें इंक्लूड नहीं है। काउंटर स्ट्रीम जो है तीसरा है, ठीक, चौथा है, सॉरी चौथा। और तीसरा आप मान लेना डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन का लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन। एंड पांचवा जो है जेंडर पैटर्न, जेंडर पैटर्न भी जो है उसकी वजह से। और छठवा जो है इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। ओके, चलो फिर देखते हैं, ये रहा जेंडर पैटर्न माइग्रेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पुश पुल थ्योरी एंड टोडारो मॉडल। पुश पुल थ्योरी एंड टोडारो मॉडल क्या, पुश पुल थ्योरी पहले क्या देखते हैं क्या कहता है। पुश पुल थ्योरी जो है बोलता है कि माइग्रेशन डिसीजन जो होता है वो इक्वल किसके होता है, पुश और पुल फैक्टर दोनों के, ठीक है। पुश फैक्टर क्या होता है, मतलब फोर्स आउट, मतलब पुश फैक्टर जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, या लो वेजेस हो गया, ये सारे पुश फैक्टर होते हैं किसी को माइग्रेशन का डिसीजन लेने के लिए। पुल फैक्टर क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कौन सी, हायर इनकम, जॉब, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे जो होते हैं पुल फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन किस पुश पुल थ्योरी जो है ये क्या कहती है, पुश पुल थ्योरी कहती है
कि पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग पुश होते हैं, जाते हैं, एंड अट्रैक्ट उन्हें क्या करता है, पुल क्या करता है चीज, वो है हायर इनकम, जॉब, बेटर एजुकेशन, ठीक है। और ये देखते हैं इंडिया में क्या है, एडिशनल फैक्टर क्या है, इंक्लूड मनरेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट विच हैज बीन शोन टू रिड्यूस। अच्छा, मनरेगा इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि डिस्ट्रेस जो है माइग्रेशन का वो रिड्यूस हो सके और लोग जो अपनी नेटिव प्लेसेस को ना छोड़े, ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपेंट है किस चीज का, इंटरनेशनल रेमिटेंसेस का, मतलब इंडिया के लोग इतने ज्यादा बाहर जाते हैं कि जो इंडिया है वो क्या है, लार्जेस्ट रेमिटेंस 87 बिलियन यूएस डॉलर का 2021 में पाया था। वर्ल्ड बैंक की डाटा ऐसी कहती है, बाहर से लोग इतना पैसा भेजते हैं क्योंकि वो बाहर माइग्रेट होते हैं बाई अदर रीजंस, ठीक है। ओके, देन इसकी लिमिटेशन क्या है पुश पुल थ्योरी की, कि ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, डिसीजन प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो पुश जो है एक नेगेटिव फैक्टर है, पुल जो है पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब पुल अट्रैक्ट कर रहा है, पुश जो है नेगेटिव फैक्टर है, पॉवर्टी वगैरह ये जो है इंसान को पुश कर रहा है माइग्रेट करने के लिए। फिर आता है टोडारो मॉडल। टोडारो मॉडल क्या कहता है, टोडारो मॉडल कहता है कि माइग्रेशन डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड इनकम पे, ना कि एक्चुअल इनकम पे, ठीक है। टोडारो मॉडल क्या कहते हैं कि माइग्रेशन जो है डिपेंड करता है किस पे, एक्सपेक्टेड इनकम पे, ना कि एक्चुअल इनकम पे। और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है टोडारो ने कि एक्सपेक्टेड इनकम जो है, एक्सपेक्टेड इनकम वो किसके बराबर हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब इनटू अर्बन वेज, इसके बराबर, ठीक है। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था टोडारो ने। टोडारो का बेसिक मतलब ये था, उनका की इनसाइट ये था उस थ्योरी का कि इवन इफ एम्प्लॉयमेंट हाई है, माइग्रेशन स्टिल कंटिन्यू करता है। मतलब पीपल जो है माइग्रेट करते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन नॉट रियलिटी, मतलब लोग माइग्रेट कर रहे हैं बिहार से, यूपी से, दिल्ली में कि उनको नौकरी मिल जाएगी, एक्सपेक्टेशन है, बल्कि यहाँ ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, उनको अनएम्प्लॉयमेंट ही रहता है, मतलब वो आते हैं वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं, पर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, इसी वजह से वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी थ्योरी है टोडारो मॉडल, ये एक्सप्लेन करती है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट प्लस माइग्रेशन टुगेदर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ब्लॉक 10। ब्लॉक 10 क्या कहता है, एज स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड लाइफ टेबल के बारे में, ठीक है। इसका बेसिक थीम ये है कि पॉपुलेशन सिर्फ कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन किस एज ग्रुप में है, और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से डिसाइड होता है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी या बर्डन बनेगी, ठीक है। मतलब बेसिक ये है कि पॉपुलेशन सिर्फ कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन सी किस एज ग्रुप में है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे डिसाइड होता है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी या बर्डन बनेगी। एज स्ट्रक्चर, जैसे कि आप यंगेस्ट पॉपुलेशन होगे तो उतनी आपकी हाई पोटेंशियल होगी ग्रोइंग की, ग्रो करने की। अगर आप मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन होगा, एजिंग की इशू होगी, उतना ही जो है स्लो ग्रो करेगा कोई कंट्री, ठीक है। तो अगर बात करें एज स्ट्रक्चर एंड डिपेंडेंसी रेशियो की, तो एज ग्रुप जो है वो क्या है, मान लो 0 to 14, किस 0 to 14 को हम क्या कंसिडर करते हैं, यंग। यंग मीन्स डिपेंडेंट पॉपुलेशन, इसे हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। 15 to 64 को क्या कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। 15 to 64 को क्या कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। एंड 65+ को क्या कहते हैं, ओल्ड डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो ये है हमारी एज ग्रुप का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हमने 0 से 14 यंग पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट होती है, बच्चे हो गए, चिल्ड्रंस हो गए 0 से 14 ईयर्स के जितने हैं। 15 to 64 में वर्किंग पॉपुलेशन आ जाती है, एंड 65 एज वाले जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो ओल्ड पॉपुलेशन होती है, ओल्ड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में, ठीक है। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो, इंडिया पॉपुलेशन पिरामिड, ये रहा पॉपुलेशन। पहले इंडिया की पॉपुलेशन पिरामिड से पहले हम पिरामिड के बारे में देख लेते हैं। तो पिरामिड जो है वो कैसी होती है, एक पहला तो टाइप ये होता है कि वो एक्सपेंडिंग पिरामिड एक होती है स्टेबल और रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है। दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। मतलब 3 पिरामिड के टाइप है, कौन कौन से, पहला जो है वो कौन सा पिरामिड है, पहला पिरामिड है हमारा, देख एक सेकेंड, फर्स्ट
फर्स्ट पिरामिड हम जिसमें देखते हैं एक्सपेंडिंग, जिसे कहते हैं एक्सपेंडिंग पिरामिड, ठीक है, एक्सपेंडिंग पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं एक्सपेंडिंग पिरामिड के बारे में, ठीक है। एक्सपेंडिंग पिरामिड में जो होता है ना, हाई फर्टिलिटी होती है, हाई फर्टिलिटी होती है, ठीक है, हाई फर्टिलिटी होती है। दूसरा इसमें क्या होता है, हाई फर्टिलिटी होती है और हाई मोर्टेलिटी भी होती है, ठीक है, और यंग पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो ये कौन सा पिरामिड है, एक्सपेंडिंग पिरामिड, जिसे हम ब्रॉड बेस्ड पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइड होता है ये बॉटम पे एंड नैरो होता है टॉप पे, ठीक है, ऐसा होता है। वाइड ब्रॉड, वाइड क्या कहाँ होता है, बॉटम पे, एंड नैरो होता है टॉप पे। इस तरह का जो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिंग या ब्रॉड बेस्ड पिरामिड, ठीक है, जिसमें हाई मोर्टेलिटी एंड हाई फर्टिलिटी, ठीक है, बर्थ भी ज्यादा होती है, डेथ भी ज्यादा होती है, और यंग पॉपुलेशन होती है। एग्जाम्पल में डेवलपिंग कंट्रीज कह लो, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टेबल एंड रेक्टेंगुलर पे। स्टेबल एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या होता है, ये जो दूसरा टाइप है स्टेबल एंड रेक्टेंगल, इसमें जो है बैरल शेप्ड पिरामिड होता है, जो कि इंडिकेट करता है लो फर्टिलिटी, लो मोर्टेलिटी एंड एन एजिंग पॉपुलेशन इसमें होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बैलेंस होता है, लो फर्टिलिटी होती है पर स्टेबल पॉपुलेशन होता है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इन्वर्टेड पिरामिड जो तीसरा है, ठीक है, नैरो होता है ये बॉटम पे, ये नैरो होता है बॉटम पे, इस तरह का इन्वर्टेड पिरामिड होता है पॉपुलेशन का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नैरो बेस होता है, लो फर्टिलिटी होती है, इसमें एजिंग पॉपुलेशन भी होता है, ठीक। इन्वर्टेड पिरामिड इंडिकेट क्या करता है, बिलो जिसमें क्या है, लो फर्टिलिटी है, एजिंग पॉपुलेशन है, जैसे कि जापान हो गया, जर्मनी का हो गया, या और सम यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं, ये सब एजिंग पॉपुलेशन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, एज स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पोटेंशियल। उसमें यंग पॉपुलेशन होंगे तो कम काम करने वाले ज्यादा होंगे, एजिंग होंगे तो फिर दिक्कत है क्योंकि वो डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ओके, अब डिपेंडेंसी रेशियो की बात करते हैं। टोटल डिपेंडेंसी रेशियो की यहाँ बात की है हमने, तो टोटल डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स डिपेंडेंट अपॉन में वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, डिपेंडेंस अपॉन में वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन में वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। इसमें कौन कौन सा डिपेंडेंसी रेशियो में टाइप होता है, एक तो टोटल डिपेंडेंसी रेशियो होता है, दूसरा यूथ डिपेंडेंसी रेशियो होता है, ठीक है, तीसरा ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो होता है, ठीक है। ये तीन टाइप है। अगर हम टोटल डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें तो ये मेजर करता है रेशियो ऑफ डिपेंडेंट, कितने जो है डिपेंडेंट है 15 टू अंडर 15 और ओवर 64, ठीक है, यही होता है डिपेंडेंट, जो 14 साल 0 से 14 साल के बच्चे होते हैं, या 64 साल के 64 ईयर्स के ऊपर जो सीनियर सिटीजन होते हैं वही डिपेंडेंट होते हैं। तो हम यही इसमें निकालते हैं कि रेशियो कितने हैं डिपेंडेंट का, डिपेंडेंट लोग जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है इसके 15 टू 64 ईयर पे, ठीक है। इसे हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं, पर 100 वर्किंग एज पर्सन पे, ठीक। इंडिया की टोटल डिपेंडेंसी रेशियो कितनी है, 48 लोग हैं पर 100 पे। 100 अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें जो है 48 लोग उन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, 2020 के पॉपुलेशन डाटा के हिसाब से, ठीक है, जो कि फॉल हो रही है फ्रॉम 65 इन 2000, जो कि फॉल हुई है, जो पहले जो था 65 लोग थे 100 पे डिपेंडेंट, पर अब कितने हैं 48, मतलब हमारे पास लार्ज यंग कोहॉर्ट एज है इनटू वर्किंग ईयर्स, हमारे यहाँ लार्ज यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। यूथ डिपेंडेंसी रेशियो क्या है कि 15 पर वर्किंग एज पर्सन, मतलब 100 में से 15 जो है यूथ डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब 15 डिपेंडेंट है 100 में, यूथ डिपेंडेंसी रेशियो में है, ठीक। अगर इंडिया में और बात करें 64 है ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो में, 64 लोग 100 पे डिपेंडेंट है, वर्किंग एज पर्सन पे 64 लोग डिपेंडेंट है, ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लो डिपेंडेंसी रेशियो मतलब क्या होता है, मोर वर्कर पर डिपेंडेंट, जितना लो होगा उसका मतलब है कि मोर वर्कर है पर डिपेंडेंट लोग पे, ठीक है। ये फेवरेबल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बताता है लो डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। अगर बात करें तो हाई रेशियो मतलब बर्डन है, लो रेशियो मतलब अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, ठीक है। ओके,
अब बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन जो है ज्यादा होती है और डिपेंडेंट्स कम होते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का चांस बढ़ जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि ए लार्ज यंग कोहॉर्ट मूव्स इनटू वर्किंग एज एंड फर्टिलिटी फॉल्स, द डिपेंडेंसी रेशियो ड्रॉप्स, ठीक है, कि लार्ज यंग पॉपुलेशन वर्किंग एज में जाए, फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो, मतलब बहुत पॉपुलेशन भी ना बढ़े, एंड डिपेंडेंसी रेशियो भी ड्रॉप हो, लोग डिपेंडेंट भी कम रहे, और मोर वर्कर पर डिपेंडेंट, मतलब ज्यादा वर्कर हो और डिपेंडेंट कम हो। तो ये क्या करता है, क्या क्रिएट करता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जिसे कहते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है और डिपेंडेंट कम होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का चांस बढ़ जाता है, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। सिंपल अगर लॉजिक लगाओ तो मोर वर्कर, लेस डिपेंडेंट, मोर सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये कैसे होता है, फर्टिलिटी रेट अगर डिक्लाइन हो, यंग पॉपुलेशन वर्कफोर्स में एंटर करे, डिपेंडेंसी रेशियो फॉल हो। एग्जांपल के लिए ईस्ट एशिया, जापान और कोरिया देख लो, ठीक है, इसमें ह्यूज ग्रोथ है ड्यू टू डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। ओके, इंडिया का केस अगर देखें तो करंटली हम इन डिविडेंड फेज पे हैं, मतलब हम पीक पे पहुंचेंगे 2035 और 40 में, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि डिविडेंड ऑटोमेटिक नहीं होता, उसके लिए क्या चाहिए होता, जॉब, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, अपॉर्चुनिटी है, कोई गारंटी नहीं है, आपको जब ये सारी चीजें दोगे तभी होगा, जब जॉब, एजुकेशन, स्किल दोगे तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होगा वो मतलब वो कर सकता है, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। डेमो ये भी याद रखना, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर आल्सो, अगर जॉब ना क्रिएट हो तो, ठीक है। हो गया, इसके बारे में हमने देख लिया। इंडिया के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया की करंटली जो डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो है वर्किंग एज पॉपुलेशन की, वो 15 to 64 है। प्रोजेक्टेड है कि पीक पे होगी 2035 से 40 पे, 2035 to 40 में हम पीक पे होंगे अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के। वेदर इंडिया कैप्चर करेगा डिविडेंड डिपेंडेंट ऑन क्रिएटिंग सफिशिएंट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल एंड मैनेजिंग जेंडर इंक्लूजन, ठीक है। करंटली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है बस 25% है। पीएलएफएस जो डाटा 2021 का है, इसमें बस 25% जो है फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है। ओके, फुल डिविडेंड का 25% ही वर्किंग पॉपुलेशन है फीमेल का, ठीक। लाइफ टेबल की बात करते हैं। लाइफ टेबल जो है ना, एक हाइपोथेटिकल ग्रुप है, ठीक है, 1 लाख पीपल का एक हाइपोथेटिकल ग्रुप को, मतलब मान लो एक हाइपोथेटिकल ग्रुप को ट्रैक करते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ। फॉर एग्जाम्पल मेनली हम 1 लाख जो है सैंपल्स लेते हैं, उसमें हम एक इस 1 लाख सैंपल में, या ये 1 लाख पीपल का समझो कि एक हाइपोथेटिकल ग्रुप है जिसमें हम ट्रैक करते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये लाइफ टेबल जो है, मोर्टेलिटी एनालिसिस करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करता है, ठीक है, इसलिए जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइफ टेबल, ठीक। एक स्टेटिस्टिकल टूल है एक तरह से, ठीक, जिसमें हम मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, इसमें जो है की कॉलम की बात करें तो की कॉलम जो है इसमें लाइफ टेबल का एज इंटरवल, ठीक है, एज इंटरवल है। दूसरा क्या है, मतलब इस तरह का जो है इसमें ना कई कॉलम्स हैं, ये सारी चीजें इतने डिटेल में हमें देखने की जरूरत है नहीं। अगर मैं बेसिकली बताऊं तो 6 कॉलम्स हैं इसमें। एक तो है आई एक्स जो है, ये रहा आई एक्स, ठीक है, इसमें 6 कॉलम है। पहला देख लेते हैं ब्रॉडली। आई एक्स जो है नंबर ऑफ पीपल अलाइव देखता है, इसमें 1 लाख पे देखता है कि नंबर ऑफ पीपल कितने अलाइव हैं। दूसरा डी एक्स नंबर ऑफ डेथ देखता है, ठीक है। तीसरे में क्यू एक्स लेता है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग देखता है। फिर फिफ्थ में जो है, नहीं सॉरी, फोर्थ एल एक्स में पर्सन ईयर लिव्ड कितना है ये देखता है। टी एक्स में टोटल ईयर्स रिमेनिंग देखता है। सिक्स्थ जो ई एक्स है, मतलब एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है, ठीक है। तो ये सारे जो है, मतलब वो टेबल जो है लाइफ टेबल कैलकुलेट करने का है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ गए ना कि लाइफ टेबल किसके लिए यूज होता है, मोर्टेलिटी एनालिसिस के लिए एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज थी, पीएलएफएस की बात हो रही थी ना, पीरियड लाइफ टेबल की बात हो रही थी, ठीक है। तो पीरियड जो लाइफ टेबल है वो क्या है, पीरियड लाइफ टेबल जो है ये क्या लेता है, ये करंट मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करता है, ठीक है।
और जो एक कोहर्ट लाइफ टेबल भी होता है, कोहर्ट लाइफ टेबल जो, हाँ ये रहा, कोहर्ट लाइफ टेबल क्या करता है, रियल जनरेशन ट्रैक करता है, ठीक है। कोहर्ट लाइफ टेबल फॉलो एक्चुअल बर्थ कोहर्ट थ्रू देयर लाइव्स, एंड ये वेरी लॉन्ग टर्म डाटा चाहिए होता है। पीरियड लाइफ टेबल मोर कॉमन फॉर पॉलिसी यूज, ठीक है। तो लाइफ टेबल का अगर क्रक्स देखे ना, तो लाइफ टेबल बेस होता है किस पे, फॉर ऑफ ऑल मोर्टेलिटी एनालिसिस, ठीक है, इज बेस ऑफ ऑल मोर्टेलिटी एनालिसिस, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमने डाटा सोर्स एनएफएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 की बात कर चुके हैं, एसआरएस की बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनएसएसओ पीएलएफएस, सेंसस ऑफ इंडिया की। ओके, तो सेंसस डाटा के बिना इकोनॉमिक सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। तो सेंसस एनएसएसओ और पीएलएफएस हमें क्या, रियल इंडिया का पिक्चर देते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, सब कुछ इसके बारे में हमें बताता है सेंसस ऑफ इंडिया। ये जो कि सेंसस है, सॉरी सेंसस है, एनएसएसओ है और पीएलएफएस हमें रियल इंडिया का पिक्चर देते हैं। तो अब देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, सारा कंप्लीट काउंटिंग करते हैं हम पॉपुलेशन का, जो कि एवरी 10 ईयर पे होता है, ठीक है। एंड बाय द ORGEI, ठीक है, बाय द ORGI द्वारा होता है, मतलब डिसेनियल होता है, मतलब हर 10 साल पे होता है, डिसेनियल जिसे कहते हैं। कंडक्टेड बाय ORGI मतलब रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। और नो सैम्पलिंग मतलब एवरी पर्सन इसमें काउंट होता है, ठीक, कोई सैम्पलिंग नहीं लिया जाता है, सारे पर्सन को काउंट किया जाता है, ठीक है। ये क्या देता है, सेंसस ऑफ इंडिया में बताता है पॉपुलेशन साइज, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी चीजें हमें क्या बताता है, जो हमारा सेंसस है, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो लास्ट सेंसस जो है हमारा 2011 में हुआ है, ठीक है। 2001 में होने वाला था सेंसस, पर पोस्टपोन हो गया कोविड-19 की वजह से, जो कि अभी कंडक्ट करना है, अभी भी 2024 में जो है, नॉट येट बिन कंडक्टेड, ठीक है, अभी तक भी कंडक्ट होना शुरू नहीं हुआ। तो की सेंसस अगर देखें 2011 के डाटा में, तो टोटल पॉपुलेशन जो हमारा कितना है, वो 121 करोड़, मतलब 1210 मिलियन मीन्स 121 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी। सेक्स रेशियो ये 2011 के बारे में के सेंसस डाटा से दिया गया है। 940 फीमेल पर 1000 मेल है। देखो ये अभी चेंज हुआ है, एक डाटा था जिसमें 1020 जो है फीमेल हो गई है पर 1000 मेल पे। एक बार इस चीज को चेक कर लेना। ये तो 2021 का डाटा, 2011 का हम सेंसस डाटा देख रहे हैं, ठीक है। ओके, लिटरेसी जो है 74% है, मेल्स में 82.1 है, फीमेल में 65.5% है। अभी तक फिर से सेंसस डाटा आया नहीं है, तो ये 2011 के बेसिस पे ही याद करना है, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन 31.2% है। ओके, ठीक है। तो मेनली की क्रक्स हमें सेंसस डाटा से क्या मिला कि लास्ट सेंसस 2011 में हुआ है, पॉपुलेशन 121 करोड़ है, सेक्स रेशियो 940 फीमेल से पर 1000 मेल पे, लिटरेसी हमारी 74% है, ठीक है। 2021 का जो सेंसस डाटा है वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। सेंसस जो है इसका ये मोस्ट रिलायबल है, कंप्लीट कवरेज देता है, पर इसकी लिमिटेशन ये है कि 10 साल में कैलकुलेट होता है और आउटडेटेड हो जाता है इसका डाटा, ठीक है। बट कम से कम सेंसस जो है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बट लीस्ट फ्रीक्वेंट डाटा सोर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं एनएसएसओ, जो कि नाउ इसका नेम चेंज कर दिया गया एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इसका कोर आइडिया क्या होता है, ये क्या करता है, तो सैंपल सर्वे सिस्टम है, ये सेलेक्टेड हाउस होल्ड से डाटा कलेक्ट करता है। और इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको चेंज करके हमने इसको जिसको पार्ट बना दिया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, ठीक है। ये क्या कवर करता है, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, ठीक है। इन सारी चीजों को जो है ये एजुकेशन और अदर टॉपिक ये लेता है, ठीक है। ये एनएसओ क्या कंडक्ट कर, किस लिए क्या कवर करता है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी। इसका की फीचर क्या है, तो ये सैम्पलिंग मेथड के थ्रू करता है, पूरे इंडिया का नहीं करता है, बस रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग का स्टडी करता है थोड़ा सा और पूरा जनरलाइज दे देता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि फ्रीक्वेंट डाटा होता है, डिटेल सोशियो इकोनॉमिक इन्फो मिल जाती है हमें, ठीक है। लिमिटेशन भी है इसका कि इससे क्या होता है, सैम्पलिंग एरर जो है पॉसिबल है, ठीक। तो याद रखना एनएसएसओ जो है या नाउ एनएसओ बन गया है, जो सैंपल बेस्ड एंड डिटेल एंड फ्रीक्वेंट सर्वे करता है, ठीक। पीएलएफएस की बात करते हैं, पीरियोडिक लाइफ
जो है पीएलएफएस का मतलब क्या होता है, पीएलएफएस मींस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। इसको रिप्लेस द एनएसएसओ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे एंड प्रोवाइड एनुअल एम्प्लॉयमेंट डेट। देखो पीएलएफएस करता क्या है कि इंडिया का मेन एम्प्लॉयमेंट डाटा सोर्स, मतलब इस चीज का सर्वे करता है। इंडिया का मेन एम्प्लॉयमेंट डाटा सोर्स है पीएलएफएस, ठीक है। ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि एनएसएसओ जो है वो एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिप्लेस किया, और नीड इसलिए क्या होगी, नीड की रेगुलर एम्प्लॉयमेंट डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो एनएसएसओ से रिप्लेस करके रेगुलर डाटा के लिए हमको पीएलएफएस की जरूरत थी। और ये क्या मेजर करता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, ये सारी चीजें ये मेजर करता है, ठीक है पीएलएफएस। ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है पीएलएफएस बताता है कि 55.2% जो है हमारा एलएफपीआर है, और फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन कितना है 32.8% रूरल में है, बल्कि अर्बन में कम है, याद रखना अर्बन में जो है 23.8% ही है, ठीक है। और ये जो पीएलएफएस है जो एनुअल तो होता ही है प्लस क्वार्टरली डाटा है, ठीक है। पीएलएफएस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट डाटा का इंडिया में, ठीक। तो हमने क्या देखा प्रॉपर, अगर हम क्रक्स देखें तो सेंसस जो है क्या देता है, स्टॉक डाटा, एनएसएसओ क्या देता है, फ्लो। सेंसस गिव्स स्टॉक डाटा, एनएसएसओ गिव्स फ्लो प्लस बिहेवियर डाटा। ओके, पीएलएफएस क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है किस चीज का, ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक इन इंडिया, ठीक है। और बस हो गया, दैट्स इट, कंप्लीट इन्वायरमेंट। और इसमें इंडियन इकोनॉमी का भी जो है मेजर चंक जो है हमारा कवर हो चुका है, सिर्फ बजट हमें कवर करना है, ठीक है।